हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेरी सिंपल। जैसे कि ये कोई चार्ज है, इसके चारों ओर इस तरह से एक स्पेस है। ये स्पेस अप टू इन्फिनिटी, इस चार्ज के चारों ओर जो ये स्पेस है ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी स्पेस अराउंड दिस चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे कहा जाएगा? तो अगर इसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आता है, प्लस क्यू या माइनस क्यू, और ये प्लस प्लस है तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। प्लस है माइनस है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये नेचर होता है इस फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इसके स्पेस में कहां तक? तो इस चार्ज से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी अगर दूसरा चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा? उस पर या तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा या अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। ठीक, तो चार्ज के अराउंड इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में दो तरह के चार्ज इन्वॉल्व होते हैं। ये चार्ज, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो दो चार्ज हो गए। एक चार्ज हो गया सोर्स चार्ज, ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। और ये दोनों है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या? कि ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को टेस्ट करता है कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। ठीक है, ऐसे चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ओके, तो इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा, द स्पेस around a charge in which another charge feels the force of attraction or repulsion is called इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, मतलब चार्ज व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये ऐसा चार्ज होता है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दिस इज टेस्ट चार्ज, चार्ज व्हिच टेस्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज सिंगल चार्ज हो सकता है, पेयर ऑफ चार्ज हो सकता है, ग्रुप ऑफ चार्जेज हो सकते हैं मोर देन टू, एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि चार्ज चाहे जिस किसी भी फॉर्म में रहे, सिंगल रहे, पेयर में रहे, मल्टीपल चार्जेज हो या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो, वो क्या करेंगे? तो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड करेंगे। सपोज ये मार्कर पर अगर ये फुल्ली चार्ज है तो इसके चारों ओर भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड होगा जो एक्सटेंड करेगा कहां तक? अप टू इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज क्या होता है? तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज होता है चार्ज से इन्फिनिटी तक। ओके, चार्ज बड़ा हो या छोटा हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड करता है कहां तक? इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टेस्ट चार्ज के बारे में जानते हैं कि टेस्ट चार्ज को लिखा जाता है Q0। ओके, ये टेस्ट चार्ज,
इसको हम लिखते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब होता है लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। मतलब ये कि इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्या होता है, जीरो नहीं होता बट वेरी क्लोज टू जीरो। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि इट इज वेरी स्मॉल चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज क्या होता है कि बहुत स्मॉल चार्ज होता है। क्यों होता है ऐसा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई इज टेस्ट चार्ज टेकन ए वेरी स्मॉल चार्ज। तो इसका जवाब ये है कि ये टेस्ट चार्ज का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को टेस्ट करना। ठीक है, अगर ये छोटा नहीं होगा, ठीक, तो ये क्या करेगा, तो इसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके चारों ओर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड होगा। ठीक है, अगर ये चार्ज स्ट्रांग लिया जाएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करेगा। तब हमको ये सही जानकारी नहीं मिल पाएगी कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं है। इसीलिए टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्या किया जाता है, तो छोटा लिया जाता है। ओके, जिससे कि इस टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करे, उसको अफेक्ट नहीं करे। इसका वैल्यू कैसे लेते हैं, तो लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू जीरो। मतलब ये कि डेल्टा क्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो जीरो नहीं होता बट इट इज वेरी क्लोज टू जीरो। ठीक है, जिससे कि चार्ज जितना ही वीक होगा, उसका मैग्नीट्यूड जितना ही कम होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक होता है। ये चीजें आगे प्रूफ होगी कि चार्ज जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। चार्ज जितना छोटा होगा, मैग्नीट्यूड में जितना कम होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही वीक होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि ये जो स्पेस है, स्पेस अराउंड द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। अब कोई भी फील्ड का काम क्या होता है, तो फील्ड का काम है टू एग्जर्ट द फोर्स। यहां भी हमने देखा कि सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाया, अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है सोर्स चार्ज पर फोर्स अप्लाई करना। इसी से रिलेटेड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीशन कहता है कि द फोर्स अप्लाइड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब ये हो गया द फोर्स अप्लाइड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric field intensity. The force applied to unit positive charge in electric field is called electric field intensity. That means E at any position R equal to limit Q naught tends to 0 F R by Q naught. Okay, electric field at any position vector R equal to limit Q naught tends to 0. ये क्यों है, ये हमने अभी भी डिस्कस किया है। ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू होता है, F फोर्स एट दैट पोजीशन R बाय Q नॉट। तो सिंपली अगर हम यूज करें तो E इक्वल टू F बाय Q नॉट। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, इट इज ए वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन in the direction of force applied to the test charge। तो E का डायरेक्शन किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द टेस्ट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, उसी डायरेक्शन में वेक्टर E का डायरेक्शन भी होता है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट जान लेना जरूरी है। E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। अब सिंपली हम लिखेंगे E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, न्यूटन बाई कूलम, न्यूटन पर कूलम।
और इसका दूसरा फॉर्म होता है वोल्ट पर मीटर। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वोल्ट पर मीटर ये जो आता है E इक्वल टू माइनस dV/dr से आता है। ओके, ये एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। E इक्वल टू माइनस dV/dr। तो V का हो गया वोल्ट और dr डिस्टेंस का हो गया मीटर। तो वोल्ट पर मीटर VMS इनवर्स। डायमेंशन E इक्वल टू F का डायमेंशन MLT इनवर्स 2 और चार्ज का डायमेंशन AT MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिव्यू करते हैं कि द फोर्स अप्लाइड टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या हो गया? E इक्वल टू F/Q0। ओके, क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ E इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द टेस्ट चार्ज। ओके, यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। ओके, now electric field intensity due to point charge। अब ये जो फॉर्मूला है E इक्वल टू F/Q0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज हम केवल तब कर सकते हैं जब हमको F और Q0 पता हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है किसी पोजीशन R पर, वो पता होना चाहिए, और किस चार्ज पर, जिस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है सोर्स चार्ज पर, सॉरी टेस्ट चार्ज पर, उस टेस्ट चार्ज का वैल्यू पता होना चाहिए। तब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे E इक्वल टू F/Q0। ठीक है, बट हमने शुरू में पढ़ा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? एक चार्ज होता है। तो अब ये चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्फिनिटी तक। यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, तो अब आपसे ये जानकारी हमें चाहिए कि इस चार्ज के कारण, मान लीजिए ये पॉइंट P है एट डिस्टेंस R, तो ड्यू टू दिस चार्ज, सोर्स चार्ज Q एट डिस्टेंस R एट पॉइंट P, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज? ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां हमको दो ही चीज पता होता है, Q एंड R। तो जब Q और R का वैल्यू पता हो तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही जानकारी हमको इस टॉपिक में मिलेगा। कैसे निकालेंगे? तो एक सोर्स चार्ज लेना है, दूसरा टेस्ट चार्ज लेना है, अपार्टेड एट डिस्टेंस R रखना है। ठीक है, तो एक सोर्स चार्ज Q, टेस्ट चार्ज Q0, अपार्टेड एट डिस्टेंस R। तो दिस इज द सोर्स चार्ज प्लस Q एट डिस्टेंस R, सपोज OP इक्वल टू R। यहां एक सोर्स चार्ज, सॉरी टेस्ट चार्ज है Q0। ओके, दिस इज द सोर्स चार्ज एंड दिस इज द टेस्ट चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा F। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। E का डायरेक्शन किधर होगा? तो आउटवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द टेस्ट चार्ज। अभी भी पढ़ा, E का डायरेक्शन किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज यहाँ है तो फोर्स ये इस पर इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इसी डायरेक्शन में E का डायरेक्शन भी होगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन O एंड Q एंड Q0 इज R। ओके, तो चलिए निकालते हैं। लेट ए सोर्स चार्ज Q0 be the test charge at distance OP equal to R. Okay, at distance OP equal to R. Force between Q and Q0। अब इस Q और Q0 के बीच फोर्स कैसे निकालेंगे? तो बाय द कूलम्स लॉ। F इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0 Q0 बाय R स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो फोर्स बिटवीन Q एंड Q0 F इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 बाय R स्क्वायर। E इक्वल टू क्या होता है? F/Q0। F कितना? तो 1/4πε0 Q0 बाय R स्क्वायर इंटू Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, क्या बचा? E इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आया। ओके, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज हम कहाँ करेंगे, तो यहाँ देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। तो बचा क्या, क्यू। क्यू क्या है, इट इज सोर्स चार्ज। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज। ठीक है, अब यहां एक वैल्यूएबल पॉइंट आता है कि हमने एक डिराइवेशन में दो चार्ज लिया था, एक सोर्स चार्ज दूसरा टेस्ट चार्ज, बट फाइनल फॉर्मूला में क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, क्या कंक्लूजन इससे निकलता है, कॉन्सेप्ट क्या मिलता है, कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट डजंट डिपेंड ऑन ऑन टेस्ट चार्ज। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब इट इज टोटली इंडिपेंडेंट टू द टेस्ट चार्ज। ई का वैल्यू टेस्ट चार्ज के वैल्यू से टोटली इंडिपेंडेंट होता है। पहला पॉइंट मिल गया हमको। ओके, नाउ ई कैसे डिपेंड करता है क्यू पर, ये भी अब सवाल उठता है। तो अब देखिए, पहला पॉइंट हमको क्या मिला, VBI E depends only on Q, not on Q naught. Okay, E depends only on Q, not on Q naught. Q naught मतलब टेस्ट चार्ज, Q मतलब सोर्स चार्ज। पहला रिलेशन आया। दूसरा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। अब ये भी चर्चा किया था कि Q का वैल्यू जितना बड़ा होगा E का वैल्यू उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब यहाँ देखिए, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो E का वैल्यू भी बढ़ेगा, Q घटेगा तो E का वैल्यू भी घटेगा। 1 2 1 2। फर्स्ट Q बढ़ रहा है, फर्स्ट E बढ़ रहा है, सेकेंड Q घट रहा है, सेकेंड E घट रहा है, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड रिलेशन, E इनवर्स आर स्क्वायर। अब ये उल्टा रिलेशन है, R बढ़ेगा तो E का वैल्यू घटेगा, R घटेगा तो E का वैल्यू बढ़ेगा। 1 2 1 2। अब इसको समझिए, 1 R का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब सोर्स चार्ज से जितना हम दूर जाते जाएंगे E का वैल्यू उतना ही घटता जाएगा। ओके, सोर्स चार्ज। दूसरा है E R का वैल्यू घटेगा, जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज के करीब आते जाएंगे E का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ओके, चौथा भी आता है एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर क्या होगा, इंफिनिटी के लिए R का वैल्यू इंफिनिटी, सो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला में R के जगह पर अगर हम इंफिनिटी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा E इक्वल टू 0। ओके, तो एट इंफिनिटी E इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहीं में इसी में एक टॉपिक है, छोटा सा रिलेशन बट इंपॉर्टेंट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है किस पर, टेस्ट चार्ज पर। ठीक है, उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन, ये सब छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन। अब जैसे कि ये चार्ज है, इसका चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्फेरिकल सिमेट्री नेचर का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से है, और यहाँ एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट। ओके, ये हो गया प्लस Q। ठीक, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा F। ओके, कितना लगाएगा, तो लेट ए टेस्ट चार्ज Q naught in the electric field of Q, तो F equal to E equal to F by Q naught, so F equal to Q naught into E, F equal to Q naught into E, ये भी एक फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको पता है कि इस पॉइंट पर ई का वैल्यू कितना है, तो इस पॉइंट पर एफ का वैल्यू कितना होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। अब यहाँ एक बहुत ही वीवीआई कॉन्सेप्ट आता है, वीवीआई लिखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, सपोज ई का डायरेक्शन ये है, ओके, ई का डायरेक्शन ये है और एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखा गया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा गया, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो फोर्स का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखा जाएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ एफ इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई। ओके, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो इन द डायरेक्शन ऑफ ई, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर निगेटिव चार्ज रखा हो माइनस, अब क्या होगा? अब माइनस चार्ज है, सॉरी, इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फॉर नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ इज अपोजिट टू ई। फॉर नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ई एफ इज अपोजिट टू ई। तो वेरी सिंपली याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो उस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन ई के डायरेक्शन में होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज रखा गया है तो एफ का डायरेक्शन ई के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ओके, ये छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन बहुत काम के टॉपिक हैं, इग्नोर नहीं कर सकते इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? इससे पीछे हम लोगों ने फोर्स में पढ़ा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स के लिए था कि जब नंबर ऑफ चार्जेज मोर देन 2 हो तो वहां कूलम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है। तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज के लिए बिल्ड किया गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। यहाँ भी सेम थ्योरी है कि सिंगल चार्ज के लिए E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², हमने तो निकाल लिया। अब अगर चार्जेज मोर देन 1 हो तो क्या करेंगे? जैसे सपोज यहाँ एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज यहाँ है Q2, तीसरा चार्ज यहाँ है Q3 एंड सो ऑन, पोजीशन R1, R2, R3 एंड सो ऑन, Qn, Rn, E1, E2, E3, En। ओके, तो इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो वेरी सिंपल है, जितने चार्ज सबका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ? एट पॉइंट P। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल चार्जेज एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, तो इसका थ्योरी होता है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is the vector sum of E at that point. Okay, the net electric field at any point is the vector sum of E at
that point in the electric field. ओके मतलब क्या हो गया कि ई नेट इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En. ओके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम। वेरी सिंपल है कि किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड है या तीन है, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 जितने चार्जेज होंगे उतने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, और नेट वैल्यू क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम के बराबर। ओके अब इसमें कुछ सिचुएशन, अक्सर सिचुएशंस न्यूमेरिकल बनाने में ऐसे आते हैं कि जहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं और उनके बीच में एक एंगल बन जाता है थीटा। ओके तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वहां हम वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे। सपोज दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है वेक्टर E1 दूसरा है वेक्टर E2, ठीक, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे। ओके ये हो गया E रिजल्टेंट, ये पूरा थीटा, और E डायरेक्शन हो गया अल्फा। ओके तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 के बीच का एंगल कितना, थीटा, तो इनका रिजल्टेंट कौन होगा, वेक्टर E अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2। इन दैट केस रिजल्टेंट E इक्वल टू क्या होगा, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ओके E1 रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला रिजल्टेंट वेक्टर का आता है, कहाँ से आया, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा। नाउ डायरेक्शन ऑफ E, तो डायरेक्शन ऑफ E ये भी वहीं से आएगा, tan अल्फा इक्वल टू E2 साइन थीटा बाय E1 प्लस E2 कॉस थीटा। ओके तो ये दोनों फॉर्मूला वेक्टर एडिशन से रिलेटेड है, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। ओके तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसका यूज तब करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स की संख्या कितनी हो, दो हो, और उनके बीच थीटा वैल्यू, दो एंगल मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या हो, थीटा हो, तो रिजल्टेंट हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है। और tan अल्फा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, E2 साइन थीटा बाय E1 प्लस E2 कॉस थीटा। ओके तो ये इस तरह से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, करते हैं। अब कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि जिसको जानना कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो क्या है, वो ये है कि हम अब यहाँ दो फोर्स की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द अदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी F इक्वल टू mg। तो एक फोर्स वो हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, और दूसरा फोर्स हुआ वो जो वेट होता है यानी ग्रेविटी के कारण बॉडी में होता है। इस दोनों के बीच में क्या है रिलेशन, इसको समझना जरूरी है कि इफ टू फोर्सेज आर टू फोर्सेज Fe for electric force and Fg gravity present at a point। अब दो फोर्स एक पॉइंट पर प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स पर प्रेजेंट हो और ग्रेविटी तो हर जगह होता ही है, तब इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा। ओके तो पहला केस है इफ Fe एंड Fg आर इन द सेम डायरेक्शन, Fe and Fg both are in the same direction। सपोज ये कोई चार्ज है, अब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है किधर, नीचे की ओर।
दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन तो फिक्स है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन भी किधर है, डाउनवर्ड है। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो इन दैट केस A इक्वल टू G प्लस QE बाई M। इस केस में एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना हो, द एक्सेलरेशन इन दिस चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस चार्ज पार्टिकल, तो कैसे निकालेंगे, A इक्वल टू G प्लस QE बाई M। किस सेकेंड, इफ FE and FG are in opposite direction, both are in opposite direction। कैसे, तो ये चार्ज है, इस पर FG यानी mg ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, और FE लग रहा है किधर, अपवर्ड। बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है। अब क्या होगा, इन दैट केस A इक्वल टू G माइनस QE बाई M। इन दैट केस A इक्वल टू G माइनस QE बाई M। ये नेट एक्सेलरेशन है, ये सब जो दोनों निकल रहा है ये क्या है, नेट एक्सेलरेशन। तो ये दो केस हो गए। अब तीसरा केस क्या है, तो तीसरा केस है सेम डायरेक्शन हो गया, अपोजिट हो गया। नाउ बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, both forces are perpendicular to each other। See, if FE and FG are perpendicular to each other, okay, both are perpendicular to each other। कैसे, suppose this is the charge, FG downward, FE फॉरवर्ड और बैकवर्ड, किधर भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड। एंगल कितना बन रहा है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। इन दैट केस A इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस QE बाय M का स्क्वायर। ओके, तो तीन केस हमने देख लिया कि नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके कारण एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकता है, इन द सेम डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डी, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड ये एक थ्योरी है कि अगर इफ इक्वल चार्जेज आर केप्ट at a regular polygon, then net electric field at the center equal to 0। समझिए, रेगुलर हेक्सागन, सॉरी रेगुलर पॉलीगॉन, जैसे ये एक स्क्वायर है, इसके हर कॉर्नर पर, हर वर्टिसेज पर, ठीक है, if equal charges are kept at each vertex, ये जोड़ देंगे, at each vertex of a regular polygon the net electric field at the center। अब इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू 0। ठीक, कंफर्म है, निकाल कर देख लीजिए। ठीक, ये स्क्वायर है, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, जो भी हो, रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए। ठीक, तो उसके, अच्छा दूसरा कंडीशन है कि उसके ईच वर्टेक्स पर Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि हर वर्टेक्स पर चार्ज का वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू ऑल दीज चार्जेज। तो हम यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, ठीक है, और आप करके देखेंगे तो ई नेट का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0? सिंपल जवाब है कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं, इसीलिए इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम लोग चलेंगे
न्यूमेरिकल पर, ठीक है। अब हम इस सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, सिंपल से हार्ड और मतलब न्यूमेरिकल्स तक देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट चार्ज due to which the electric field at 30 cm away has the magnitude 2 Newton per coulomb A 2 into 10 to the power minus 11 C, 3 into 10 to the power minus 11 C, and D 9 into 10 to the power 11 C। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज, क्यों निकालना है, कहाँ, ड्यू टू व्हिच द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 30 cm, आर दिया हुआ है, हैज द मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन पर कूलम, ई दिया हुआ है, तो ई इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम, आर इक्वल टू 30 cm, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 मीटर, ओके। तो ई इक्वल टू क्या फॉर्मूला, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, ओके। निकालना क्या है हमको, क्यू वैल्यू रखिए, ई का वैल्यू 2, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 क्यू बाय आर का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू क्यू बाय 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ओके। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू क्यू इंटू 10 टू दी पावर 11, क्यू इक्वल टू 2 बाई 10 टू दी पावर 11, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 सी, ओके। तो यहाँ ई और आर दिया हुआ था, क्यों निकाल लिया, ये तो बहुत बच्चा वाला सवाल हो गया, बहुत सिंपल सवाल था, बट बताना जरूरी था। सिंपल से हम लोग टफ की ओर बढ़ेंगे तो हमारा ऑप्शन होगा ए, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, second question, 2-point charges, 2-point charges Q and minus 3Q are placed at some distance apart. Some distance apart if the electric field at the location of Q is E, then at the locality of minus 3Q it is, ऑप्शन है हमारा माइनस ई बाई 3C, माइनस 3E एंड डी माइनस ई बाई 3। देखिए ये सवाल भी बहुत सिंपल सवाल है, बट ट्विस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। ये क्या करेगा परेशान, जरा देखते हैं।
दो चार्ज, एक है Q और दूसरा है -3Q। ओके, अब क्वेश्चन में कहता है एट सम डिस्टेंस अपार्ट, सपोज x distance between the two charges is x. If the electric field at the location of Q is E, इस पॉइंट ए पर, यानी चार्ज Q का जो लोकेशन है कहाँ है, पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। ओके, तो -3Q के पॉइंट पर, यानी इस लोकेलिटी में E का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। वेरी गुड, चलिए निकालते हैं। एट पॉइंट ए, अब हमको ये सोचना है कि पॉइंट ए पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहां से, तो जवाब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस चार्ज से। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज कौन है, 3Q, -3Q। ठीक, तो एट पॉइंट ए E, तो इस E का वैल्यू क्या होगा, इस E का वैल्यू होगा k Q/x², k Q हो गया 3Q/x²। ओके, यानी इस E का वैल्यू कितना, तो k Q/x², k मतलब 1/4 अभी अभी निकाला था, तो k Q/x², Q का वैल्यू कितना, 3Q/x²। तो यहां क्वेश्चन में दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने निकाला k 3Q/x²। ठीक, अब जिस तरह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड A पर है, उसी तरह इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, B पर होगा। इस -3Q के लोकेलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q का। जैसे Q के लोकेलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड किसका था, तो -3Q का था। ओके, उसी तरह 3Q के लोकेलिटी में किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एट द लोकेलिटी ऑफ -3Q, E डैश क्या हो जाएगा, K इंटू चार्ज क्या है, Q/x²। ठीक है, अब यहां देखिए k Q/x², यहां अगर हम रख दें इसके जगह पर तो क्या आ जाएगा, तो ये आएगा, इसके वैल्यू में हम रखें तो E इक्वल टू क्या है, K3Q/x²। ओके, अब इस पूरे का वैल्यू कितना है, तो ये E इक्वल टू 3 इंटू E डैश, तो E डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/3। E डैश क्या है, E डैश इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज -3Q ड्यू टू दिस चार्ज Q। तो हमारा आंसर क्या हो गया, E/3, ऑप्शन बी। ओके, सवाल सिंपल, थोड़ा सा ट्विस्ट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 इक्वल चार्जेज। अब आ गए हम लोग सवाल पर, 8 इक्वल चार्जेज ईच प्लस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स of a cube, net electric field at the center will be KQ/r², 8KQ/r², C 2KQ/r², D 0। ओके, अब
क्या होगा इसका आंसर? तो आंख बंद करके कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। अभी अभी हमने वीवीआर पॉइंट में पढ़ा है कि किसी भी पॉलीगॉन के ईच वर्टिसेज पर अगर इक्वल चार्ज रखे हो तो उसके सेंटर पर ई नेट क्या हो जाता है? 0। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में एक बात का ख्याल रखिएगा कि नंबर ऑफ वर्टेक्स पेयर में होना चाहिए। अब पॉलीगॉन की बात होती है तो पॉलीगॉन का मतलब पेंटागन भी तो आता है। पेंटागन में 5 वर्टेक्स होते हैं, तो 4 वर्टेक्स एक दूसरे को मतलब न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसको समझिए ध्यान से। जैसे ये पेंटागन है, 5 वर्टेक्स 1 2 3 4 5, ठीक है, सब पर इक्वल चार्जेज है, ठीक। तो यहां क्या होगा कि सारे चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन पांचवा जो चार्ज होगा वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा क्योंकि ये अनपेयर रह गया, ठीक। तो ये लागू होगा कहां? तो रेगुलर हेक्सागन, मतलब जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या हो? पेयर में हो। जैसे यहाँ 8 है, 4 पेयर हुए, ठीक है। वैसे क्यूब में 8 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। ईच वर्टेक्स पर इक्वल चार्ज है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट जो चार्जेज होंगे उनके इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा बट डायरेक्शन इज अपोजिट। सो आंसर हमारा 0, बनाने की भी जरूरत नहीं है, देखते ही हम बोल देंगे कि क्या होगा आंसर? 0 होगा। ओके, क्यों होगा? बिकॉज इट इज पॉलीगॉन। दूसरा कारण क्या है? बिकॉज चार्जेस प्लेस्ड एट ईच वर्टेक्स इज सेम। हाँ, अगर चार्ज डिफरेंट होता तो फिर वैल्यू 0 नहीं होगा। ये सारे कंडीशंस को याद रखना होगा कि ये शॉर्टकट फॉर्मूला जो ट्रिक हमने लगाया, आंसर देखते ही 0 कर दिया, इसके पीछे 2 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन कि वैल्यू ऑफ ईच चार्ज मस्ट बी सेम, एंड द सेकेंड इज पॉलीगॉन मस्ट बी इन पेयर्स एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स मस्ट बी इन पेयर्स। पेयर्स में होना चाहिए, अनपेयर्ड में ये वैल्यू 0 नहीं होगा। ये 2 कंडीशन आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इक्वल चार्जेज Q are placed at the vertices A and B of an equilateral triangle ABC of side A. The magnitude of electric field at point C is, ऑप्शन है हमारा Q by 4 pi epsilon naught A square B, root 2Q by 4 pi epsilon naught A square C, root 3Q by 4 pi epsilon naught A square, and D Q by 2 pi epsilon naught A square। ओके, अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए। ईच साइड कितना? ए बी सी, ईच साइड हो गया ए। वेरी गुड। चार्ज कहाँ कितने रखे हुए हैं? इक्वल चार्ज Q, दोनों पर इक्वल चार्ज है कितना? Q, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे? 2 होंगे। एक होगा EA and the other is EB। ओके, ये एंगल 60 डिग्री तो ये एंगल भी 60 डिग्री। ओके, रिजल्टेंट कहाँ होगा? तो इस दोनों के बीच में होगा। क्लियर है? वेरी सिंपल क्लियर है। अगर वेक्टर आपका क्लियर है तो ये सारा कुछ क्लियर रहेगा। नाउ EA इक्वल टू EB,
ई ए इक्वल टू ई बी, क्यों? क्योंकि ई निकालने के लिए दो चीज चाहिए, क्या क्या? क्यू और आर दोनों के लिए सेम है, क्यू ए इसके लिए भी, क्यू ए इसके लिए भी, इसीलिए ई वन बराबर ई टू कितना हो जाएगा? तो 1/4πε0 क्यू बाय ए स्क्वायर। ओके, नाउ एंगल बिटवीन ई वन एंड ई टू इज 60 डिग्री। अभी हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर के बीच, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो रिजल्टेंट ई क्या होगा? रिजल्टेंट ई इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA ई बी कॉस 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री? बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल होता है 60 डिग्री का। रख दीजिए वैल्यू, दोनों सेम है, सिमिलर फैक्टर में आ जाएंगे, ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर प्लस 2EA कॉस 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, ई ए इंटू √3, ई ए इंटू √3, तीनों कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 + 1 √3। ई ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना? 1/4πε0। हमारा आंसर क्या होगा? 1/4πε0 क्यू बाय ए स्क्वायर √3, 1/4πε0 क्यू बाय ए स्क्वायर √3 मिला। ये कहाँ है आंसर? आंसर है यहाँ। ओके, √3 क्यू बटे 4πε0 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सवाल था चौथा। अब अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इनफाइनाइट चार्जेज। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, ये है अच्छा क्वेश्चन। इनफाइनाइट charges are lying at x equal to 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8 and so on meter on x-axis, and the value of each charge, each q, the value of intensity of electric field at point x equal to 0 due to these charges will be a 12 into 10 to the power 9 Q N Newton per Coulomb, B 0 C 6 into 10 to the power 9 and D 4 into 10 to the power 9 Q। ओके, इस सवाल को अच्छा से समझिए, अच्छा सवाल है ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन 1, 2, 4, 8, ये डिस्टेंस एक पैटर्न में है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, मतलब इसको जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें है, और हर जगह चार्ज कितना है? क्यू है। एट एक्स इक्वल टू, इनफाइनाइट चार्जेज आर लाइंग एट एक्स इक्वल टू 1 to 4, ईच चार्ज का वैल्यू क्या है? हर जगह क्यू चार्ज है। ठीक है, तो क्या निकालना है?
कि इन सारे इनफाइनाइट चार्जेज के कारण x इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा ओरिजिन, x इक्वल टू 0, ये हुआ x इक्वल टू 1 2 4 8, ओके। तो एट x इक्वल टू 0 ई नेट बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा k इंटू क्यू, के क्यू 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर 1/8 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ओके। के क्यू बाय आर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ई का, 1/4 क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ के की जगह पर 1/4 नॉट की जगह पर के, और चार्ज चूंकि सबका सेम है तो के और क्यू कॉमन आ गया, क्या बचा 1/r स्क्वायर। तो पहला डिस्टेंस 1 स्क्वायर, दूसरा डिस्टेंस 2 स्क्वायर, थर्ड 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये इसी तरह बढ़ता जाएगा, के क्यू क्या हो जाएगा 1 + 1/4 1/16 1/64 डॉट डॉट, ओके। अब ये इट इज इन जीपी। अब जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो हमको इस पार्ट का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो इन जीपी वैल्यू का, इसका मतलब एस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है a/1 - r, ठीक है। जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स के सम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। ए क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, और 1 - r क्या है, तो कॉमन डिफरेंस, ओके। अब सब में देखिएगा कॉमन डिफरेंस कितना का है, 1/4 का, 1 × 1/4 1/4 × 1/4 1/16 1/16 × 1/4 1/64। तो अब ये हम निकाल लेंगे, ए हो गया 1/1 - 1/4, फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 1/4, ठीक है। कॉमन रेशियो हम निकालते हैं डिफरेंस में, तो 1/1 - 4 1/3/4 इक्वल टू क्या हो गया 4/3, ओके। मतलब इस पूरे समेशन का वैल्यू कितना आ गया 4/3। अब वैल्यू रखते हैं, के का वैल्यू के फॉर्म में ही है, ओके, नहीं, के का वैल्यू रखा गया है 9 × 10⁹ इंटू के क्यू इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया, 4 3 जा 12 × 10⁹ इंटू क्यू न्यूटन पर कूलम, ओके। ये आ गया हमारा आंसर 12 × 10⁹ इंटू क्यू, कौन सा ऑप्शन होगा, ए, ओके। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ा हमने पहले, उससे रिलेटेड सारे छोटे छोटे थ्योरी पढ़ा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पढ़ा, और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा वीडियो आपके लिए। बस पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो न्यूमेरिकल तो बीच में या बाद में आते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू।